हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो जैसा कि तुमने थंबनेल से देख ही लिया होगा और कैमरा एडजस्ट के बाद भी देख पा रहे हो, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे एस करना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एस करना सबसे पहले क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक तीनों में से ही केमिस्ट्री के तीन ब्रांचेस में से सबसे ज़्यादा वेटेज तुम्हारा ऑर्गेनिक का रहता है। तुम ये मान सकते हो 45, 25 और 30, नहीं हाँ ठीक है। तो 45, 25, 30 ऐसा ऐसा वेटेज रहता है तुम्हारा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के बीच में। तो क्योंकि इनऑर्गेनिक में क्या है कि कुछ चैप्टर जो अच्छे खासे पहले आते थे, पी ब्लॉक वगैरह के जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती थी, वो अब नहीं आ पा रही क्योंकि सिलेबस से हटा दिया है। तो इसका वेटेज जो है फिर वो ऑर्गेनिक पे भार बढ़ जाता है और ऑर्गेनिक तुम्हारी ऑल दी मोर इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ प्रैक्टिकल इंसाइट दूँ, प्रैक्टिकल कुछ बातें करेंगे, कुछ कोई हवा में बातें नहीं बताऊंगा। जो चीज़ें एप्लीकेबल हो और उनको कैसे कहाँ से एप्लीकेबल अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें लास्ट तक बताऊंगा। नीचे टाइम स्टैम्प्स वगैरह तुम्हें मिल जाएंगे, तो तुमको कोई स्पेसिफिक पार्ट देखना हो सेटिंग के साथ तो वहाँ भी तुम स्किप कर सकते हो। इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टिप ऑर्गेनिक को, सबसे ये मुझे लगता है बट ऑब्वियस बात है, बहुत सारे बच्चों को ये पता भी होगी, मेरा स्टाइलस मुझे थोड़ी सा दिक्कत दे रहा है। सबसे पहली चीज़ मास्टर जीओसी, आइसोमेरिज्म एंड रिएक्शन मैकेनिज्म्स। बच्चे क्या करते हैं, मुझे बहुत सारे, जब मैं मेंटोरशिप में बच्चों को लेता हूँ तो उसमें बच्चे बताते हैं कि भैया आइसोमेरिज्म का बैकलॉग है, साथ साथ ऑर्गेनिक चलाता रहूँ और ये पूरा करता रहूँगा। भैया जीओसी का बैकलॉग है, 12th की ऑर्गेनिक शुरू कर दी है बट साथ साथ इसको करता रहो उसको करता रहूँगा। नहीं, ये सही अप्रोच नहीं है। जीओसी, आइसोमेरिज्म, ये दोनों तो बहुत ज़्यादा फेमस है। इनके जितना ज़्यादा अच्छी तुम्हारी पकड़ होगी उतना ज़्यादा ही ऑर्गेनिक तुम्हें 12वीं की भी और हाइड्रोकार्बन्स भी 11वीं का उतने ही ज़्यादा बेहतर समझ आएंगे। कई बार तुम रियलाइज़ करोगे ये चीज़ कि 12वीं में जब चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं ना, एल्काइल हैलाइड हो गया, एल्काइल हैलाइड्स हो गए तुम्हारे, उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर्स हो गया तुम्हारे, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिल, ये सब चैप्टर्स हैं जो 12वीं में तुम पढ़ोगे। इन सब चैप्टर्स में जब सवाल तुम्हें रिएक्शन पढ़ाया जाएगा तो तुम्हें लगेगा अरे इसमें जीओसी का क्या काम है, थोड़ा बहुत एसिडिटी बेसिसिटी का काम है और ज़्यादा कुछ काम नहीं है। लेकिन जब जेई मेन सवाल पूछता है तो जेई मेन तुमसे मिला के सवाल पूछता है, घुमा फिरा के। एक तुमसे कंसेप्ट उठाया अल्कोहल फिनॉल ईथर का, वहां पे लगाया रीमर टीमन रिएक्शन तुम्हारा जो अल्कोहल फिनॉल ईथर में है। लास्ट में तुमसे स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पूछ ली जिसमें तुम्हारा जीओसी का कंसेप्ट आ गया। तुमसे आइसोमर पूछ लिया कौन सा बना, जिसमें तुम्हारा आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट आ गया। इसलिए इन दोनों की जितनी अच्छी तुम्हें पकड़ होगी उतना ज्यादा तुम फायदेमंद होगे, ठीक है। दूसरी चीज, इसी में बच्चे अक्सर रिएक्शन मैकेनिज्म्स पे ध्यान नहीं देते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म्स कुछ को 12वीं में पढ़ाए जाते हैं, जब अल्काइल हैलाइड्स वगैरह पढ़ाया जाता है तो एनसीईआरटी में ही SN1 SN2 इस तरीके की बातें बताई गई हैं। अदरवाइज भी बहुत सारे बच्चों को 11वीं क्लास में ही E1 रिएक्शन क्या होता है, E2 रिएक्शन क्या होता है, E1 CB रिएक्शन कब कहाँ कैसे लगता है, क्यों लगता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन यानी कि फिनॉल वगैरह में जो रिएक्शंस होते हैं, बेंजीन के साथ जो रिएक्शंस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, क्यों होते हैं, इन सबको पढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर इनके रिसोर्स मिलता नहीं है, इसका मैंने रिसोर्स ना लास्ट में इसी वीडियो में डाला हुआ है, तो उसको जरूर सुन के जाना, वहाँ से एकदम प्रॉपर तुम पढ़ सकते हो। रिएक्शन मैकेनिज्म्स पढ़ना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही ये बना रहा है तुम्हारा बेस, और बेस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक का, जैसे मैंने बताया। तो जीओसी, आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म्स, इन पे तुम्हारी जितनी अच्छी पकड़ होगी उतना ज़्यादा फायदा। जीओसी, आइसोमेरिज्म के बच्चों को इंपॉर्टेंस पता होती है फिर भी इग्नोर कर देते हैं, इसलिए उसको दोबारा बता रहा हूँ। रिएक्शन मैकेनिज्म्स के बच्चों को पता ही नहीं होती इंपॉर्टेंस, उन्हें लगता है कि ऐसी कोई चीज़, क्योंकि अलग से कोई चैप्टर नहीं है ना रिएक्शन मैकेनिज्म्स का, इसलिए इट बिकम्स ऑल द मोर इंपॉर्टेंट कि तुम रिएक्शन मैकेनिज्म्स को करो। और एक बात, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ रहे हैं, तो रिएक्शन मैकेनिज्म्स पे तुम्हारी अच्छी पकड़ तुम्हें एक एज भी देती है कॉम्पिटिशन के ऊपर, ठीक है। अगली बात पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस याद नहीं होते। ऑर्गेनिक के बहुत सारे बच्चों को शिकायत रहती है कि भैया ऑर्गेनिक के इतने सारे रिएक्शन है, इतने सारे वुड्स रिएक्शन हो गया, आपका कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, आगे तो 12वीं में भैया इतने सारे एनसीईआरटी खोली थी एक बार और इतने रिएक्शन है, कैसे याद होंगे, क्या होगा। हाइड्रोकार्बन में इतने भर भर के रिएक्शन है, उसमें भी सबके प्रोडक्ट याद करो। तो इसका एकमात्र रामबाण इलाज जो मुझे समझ आता है, ऑर्गेनिक के रिएक्शन अगर याद नहीं हो रहे उनको लिखो। आज मेरा स्टाइलस बहुत ऐसे, इसकी थिकनेस कम हो गई, मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूँ बट आई डोंट थिंक बढ़ेगी, चलो ठीक है। ऑर्गेनिक के रिएक्शंस लिखो, जितना ज़्यादा तुम रिएक्शंस लिख के याद करोगे उतना ज़्यादा दिमाग में घुसेंगे। देखो, एक पॉइंट के बाद तुम्हें चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। अगर तुम्हें पता नहीं होगा कि वुड्स रिएक्शन में एट द कोर हो क्या रहा है तो उसका तुम लॉजिक नहीं याद कर पाओगे। तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि NaX है तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो मिल के एक अल्काइल हैलाइड बना रहा है, ये तुम्हें जानकारी पता होनी चाहिए। उसके बाद तुम रिएक्शन याद कर मैकेनिज्म वगैरह में घुस सकते हो। मैकेनिज्म से रिएक्शन तक नहीं पहुंचा जा सकता कि तुमने पहले मैकेनिज्म याद कर लिया कि अच्छा पहले एक वो होती है, एक फ्री रेडिकल बनता है, फ्री रेडिकल के बाद वो होता है, किसी को याद नहीं रहेगा, पेपर में सीधा यूज भी नहीं आएगा इसका, लेकिन रिएक्शन का यूज आएगा। तो तुम्हें कहीं ना कहीं रिएक्शन याद करने पड़ते हैं ऑर्गेनिक में, वो फंडामेंटल चीज़ है। और मैं इसमें बच्चों को एक बात देता हूँ, ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स जितना बना सकते हो, जिनके तुम्हारे शॉर्ट नोट्स रहेंगे उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे। शॉर्ट नोट्स बनाने का सिंपल तरीका है, तुमने एक पेज लिया, ठीक है, तुमने चैप्टर का नाम यहाँ लिख लिया और देखो, एक तो तुम्हारे नोट्स रहते हैं जो क्लास में है कि ये रिएक्शन का सारा मैकेनिज्म, फिर उससे रिलेटेड पॉइंट्स, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स भी तुम्हारे बने होने चाहिए। एक तुम्हारे नोट्स सिर्फ तुमने चैप्टर लिया रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, रिएक्शन 3,
और इसका नाम क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म पूरा नहीं, बस मैकेनिज्म जैसे E1 रिएक्ट मैकेनिज्म से हो रहा है, E2 से हो रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब चीज़ों को तुमने लिख लिया। इससे क्या है, तुमने जब ये लिख लिख के एक बार ये यहाँ लिखा, फिर दूसरी बार तुमने अपने शॉर्ट नोट्स में लिखा, जितना रिपीटेडली तुम लिखते हो उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक तुम्हें याद रहेगी, ठीक है। तो अब बात चलिए कि केमिस्ट्री याद नहीं रहती है और उसका सॉल्यूशन है कि लिखना वगैरह, बट अगर तुम्हारा पेपर बहुत करीब है या तुम्हारा बैकलॉग जो है वो बहुत ज़्यादा है और तुम सारी चीज़ों को नहीं लिख सकते, बार बार नहीं कर सकते, तो उसका एक बहुत प्यारा ऑल्टरनेटिव जो कि सेम काम करेगा तुम्हें ऑर्गेनिक याद कराने के लिए, वो है रैंचर रिवीजन की रीड रिवाइज रिपीट फ्लैश कार्ड्स। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किताब है, वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में है, तो मैं इसी से तुम्हें रूबरू कराता हूँ। देखो ये क्या है, छोटे छोटे तुम्हारे शॉर्ट नोट्स हैं, कलरफुल शॉर्ट नोट्स हैं। इन्होंने पूरी तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स में तुम्हारे समराइज कर दिया है। मैं आशा कर रहा हूँ तुम देख पा रहे होगे। यहाँ तुम्हें इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस दिख रहे हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के। अगर कोई 11वीं वगैरह के बच्चे हैं तो उनको मैं थोड़ा सा आइसोमेरिज्म वगैरह का पार्ट दिखा देता हूँ या हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट दिखा देता हूँ, जैसे जीओसी का पार्ट है। अब तुम्हें इसमें हीट ऑफ कंबशन वगैरह के ऑर्डर्स कैसे चेंज करते हैं, क्यों, इन्होंने इसमें फिगर्स के साथ साथ रीजनिंग के साथ साथ सारी चीज़ें जो है बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से दी हुई है, ठीक है। अब इसमें सवाल आता है कि भैया आपने अभी कहा लिखो, अब आप कह रहे हो कि इनसे पढ़ो, ये याद कैसे रहेंगे। तो इसमें दो चीज़ें, सबसे पहला केमिस्ट्री पढ़ते वक्त जब रिवीजन हम करते हैं तो रिवीजन बन जाता है लेंदी और टीडियस, ठीक है। ये जो शॉर्ट नोट्स है बहुत छोटे छोटे हैं, कलरफुल है, टू द पॉइंट है, प्रिसाइज है, बुलेट ओरिएंटेड है, तो इसमें तुम बोर नहीं होते और एक्टिवली इंगेज करते हो, एक्टिवली इनको पढ़ते हो। दूसरी चीज जो आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना बार बार वक्त रहते रिवाइज करना पड़ता है। अब दिक्कत ये है कि तुम रिवाइज करने बैठे होगे क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम रिवाइज कर नहीं पाओगे, बार बार हफ्ते में एक बार कर लिया, फिर भूल गए, छोड़ दिया, फिर तुम भूल जाओगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये नोट्स छोटे और रिवीजन में कम वक्त लगाते हैं, तो अब तुम्हारे दिमाग को मेंटल प्रेशर नहीं होगा। तुम्हें बस होगा कि यार मुझे बस 10-15 मिनट का ही तो काम है, आज रात को बैठ के कर लेता हूँ। उसमें तुम्हें फालतू शेड्यूल नहीं बनाना पड़ेगा, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, और तुम स्पेस्ड रिपीटिशन जो एक चीज़ है कि कुछ अंतराल पे तुम चीज़ें पढ़ते जा रहे हो, रिपीट करते जा रहे हो, वो तुम्हारा काम हो जाएगा। ये मैंने तुम्हें ऑर्गेनिक के लिए दिखाया, बट और अगर कोई बच्चे फिजिकल वगैरह के लिए या इनऑर्गेनिक के लिए पढ़ना चाहते हो तो इनके जैसे ये बुकलेट थी, ये तुम्हारे दूसरे ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फ्लैश कार्ड्स हैं। अगेन जैसे मैंने बताया कलरफुल से छोटे से फ्लैश कार्ड्स हैं, तो इससे तुम्हें काफ़ी फायदा रहता है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा, उसको जाके चेकआउट कर लेना। और एक ऑर्गेनिक को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में ना कन्वर्जन वाले सवाल दिए होते हैं। कन्वर्जन वाले सवाल कैसे, उसमें तुम्हें बोला होता है कि भाई साहब अपने को बेंजीन दिया हुआ है और सपोज अपने को बनाना है फिनॉल, और ये बनाना है मुझे एक स्टेप में नहीं, ये बनाना है मुझे टोटल नंबर ऑफ 3 स्टेप्स में। तो अब आप मुझे बताओ, 4 हो गए, बट मुझे टोटल नंबर ऑफ 3 स्टेप्स में बताना है, तो मुझे तरीका बताओ। अब बनाने मत बैठ जाना, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हो सकता है ना बन रहा हो 3 स्टेप में, ठीक है, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मिसाल के लिए बता रहा हूँ। तो इसलिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेज में, इनको तुम करोगे, इनसे तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जब तुम थ्योरी पढ़ने के बाद उसको अप्लाई कर रहे हो टेक्निकली, फॉर्मूला पढ़ने के बाद सवाल लगाते हैं ना, तो वो वाली चीज़ हो रही है। इसलिए ये काफ़ी एक बढ़िया तरीका है, एनसीईआरटी के पीछे दिए हुए हैं, आसान होते हैं, बस याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अगली टिप पे चलते हैं। प्रैक्टिस इन ऑर्गेनिक इज एज इंपॉर्टेंट एज फिजिक्स एंड मैथ्स। फिजिक्स और मैथ्स न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पे अपने आप को ऐसे अपन सवाल वगैरह सॉल्व करते हैं। ऑर्गेनिक अपन थोड़ा थियोरेटिकल ले जाते हैं, लगता है कि इसमें क्या प्रैक्टिस कर लेंगे, फैक्ट्स है पढ़ लेते हैं, पेपर में लिखाएंगे। ऐसा नहीं होता, सॉरी, हाँ ऐसा नहीं होता है। जब तुम एक्चुअली अप्लाई करना शुरू कर लेते हो ना, जो भी तुमने फॉर्मूलाज और इक्वेशंस रादर के ऑर्गेनिक इक्वेशंस में डील करती है, तो इक्वेशंस जो तुमने सवाल में जो तुम सवालों में इनको अप्लाई करने लगते हो ना, तो तुम्हें याद रहेगा कि इसकी तुम्हें रियलाइज होगा कि ये तुम्हें लंबे समय तक याद रह रहे और तुम्हारी याददाश्त में बेहतर बैठ रही है। वही जो बात मैंने पिछली बताई, वही बेसिकली यहाँ लिखी हुई है कि जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक रिएक्शंस को तुम लिखोगे उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं, नेम रिएक्शंस आर सुपर इंपॉर्टेंट। अगर तुम अभी अपनी 11th क्लास में हो और 12th में जा रहे हो, यानी तुम 2026 एस्पायरेंट हो, तो इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। 2027 एस्पायरेंट्स भी इनको खासा ध्यान रखें, हालांकि तुम्हें अभी टाइम है। 12th में और 11th में भी कुछ तुम्हारे भर के नेम रिएक्शंस आते हैं, और नेम रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि नेम रिएक्शन से सीधा सवाल आ जाते हैं तुम्हारे पेपर में। नेम रिएक्शन से उनका मैकेनिज्म पूछ लेगा, तुमसे फाइनल प्रोडक्ट पूछ लेगा, उसमें यूज़ हो रहा होगा रिएजेंट, जो उस रिएजेंट को हल्का सा घुमा के पूछ लेगा, उसका वेरिएंट पूछ लेगा। तो नेम रिएक्शंस पर जितनी अच्छी तुम्हारी पकड़ होगी उतना ज़्यादा बेहतर है। अभी तुम 12वीं में आओगे ना, तो देखोगे 12वीं में तुम्हारे 9 से नेम रिएक्शंस आते रहेंगे। कोल बेस रिएक्शन आएगा, रीमर टीमन रिएक्शन आएगा, तुम्हारा वुड्स रिएक्शन दोबारा आएगा अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स वगैरह और उनके रिएक्शंस आएंगे। जितने भी ऐसे नेम रिएक्शंस हैं, इनकी इंपॉर्टेंस जेईई मेंस में एक अलग लेवल पे होती है, तो प्लीज़ इन रिएक्शंस को खासा पढ़ लेना। ये ऑर्गेनिक की अंडरस्टैंडिंग तो तुम्हारी बढ़ाएंगी, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। आखिरी बात, उसके बाद हाँ रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। देखो जो मैंने शुरुआत में तुम्हें बताया, और उसके कुछ डायरेक्ट रिसोर्सेज भी बताऊंगा मैं, और कुछ जनरल रिसोर्सेज। पहली स्लाइड पे बताया था ना जीओसी आइसोमेरिज्म रिएक्शन, उसके कुछ डायरेक्ट रिसोर्सेज भी, और फिर जीओसी के कुछ जनरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो पहला जीओसी ऑर्गेनिक के कुछ जनरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहला जीओसी और आइसोमेरिज्म करने के लिए अगर तुम कंप्लीट लेक्चर प्लेलिस्ट चाहते हो
सचिन राणा सर है, ये बंदा IIT बॉम्बे का एलुमनस है। कंप्लीट लेक्चर्स यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, मुझे इनका कंटेंट ऐसे पढ़ के, मैंने खुद तो नहीं पढ़ा था बट कुछ बच्चों के लिए रिव्यू किया था, तो ये बंदा मुझे काफ़ी पसंद आया, इनसे पढ़ सकते हो, ठीक है। दूसरा, अलग सर के ओल्ड वीडियोज़ में GOC और आइसोमेरिज्म एकदम प्यारी तरीके से पढ़ाई हुई है, मतलब बेहतरीन। खासकर आइसोमेरिज्म की तो उन्होंने पूरी ऐसे एक प्लेलिस्ट है, कुछ 31-30 वीडियो है, हालांकि वो बहुत एलैबोरेट है, तुम उसमें कुछ मेजर चीज़ें, तो मेजर जो वीडियोज़ हैं शुरू के 15-20 वो सारे पढ़ सकते हो। नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालना, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स निकालना, ये सारी चीज़ें उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है। अलग सर के ओल्ड वीडियोस के साथ मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की कमी है, तो तुम्हें अलग से जाके प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी, तो इस बात का खासा ध्यान रखना। बट यहाँ से तुम्हें कंसेप्ट की एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी और कंसेप्ट ढंग से तुम पढ़ ले जाओगे, ठीक है। वन शॉट्स की ये तो दोनों कंप्लीट लेक्चर्स के लिए। वन शॉट्स पे आ जाते हैं, तो वन शॉट पे ओम पांडे सर ने एक वन शॉट लिया हुआ है मंजिल सीरीज में, ये बहुत बढ़िया टीचर है ओम पांडे सर, तो इनसे पढ़ सकते हो। रोहित अग्रवाल सर तो भाई साहब गॉड है ही मेरे हिसाब से GOC के, तो उनसे भी पढ़ सकते हो। और साक्षी वोरा मैम ने शायद बाउंस बैक सीरीज में लिया है GOC का वन शॉट, इन्होंने बाउंस बैक में भी लिया है, और JEE ब्रीफ करके इनके वोरा चैनल पे, वोरा क्लासेस पे सीरीज है, तो JEE ब्रीफ के भी तुम इसमें GOC का एक लेक्चर होगा वन शॉट का, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। वन शॉट वही बच्चे पढ़ें जिनका थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है चैप्टर को लेकर, वो रिवाइज करना चाहते हैं। अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो कंप्लीट लेक्चर्स के लिए जाओ। और रिएक्शन मैकेनिज्म का एक मेव सबसे बेहतरीन रिसोर्स है, अलग सर की एक प्लेलिस्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म्स की। यहाँ कॉपीराइट के चक्कर में मैं डाल नहीं रहा हूँ, बट तुम डालोगे रिएक्शन मैकेनिज्म GOC, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स वाला अलग पांडे, बेहतरीन पढ़ा है, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा मैं, मतलब बहुत प्यारी चीज़ पढ़ाई है, वहाँ से तुम इसको जरूर चेकआउट करना और जरूर पढ़ देना रिएक्शन मैकेनिज्म्स, ठीक है। अगले रिसोर्सेज, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इन जनरल कुछ रिसोर्सेज की अगर बात करें, ऑल्सो ना आज मैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहीं कन्फ्यूजन अगर मैंने GOC बोल दिया हो तो उसको माफ करना मुझे, ठीक है। हाँ, तो वन शॉट्स के लिए बाउंस बैक सीरीज, मंजिल सीरीज, दोनों के ही ऑर्गेनिक जो पढ़ाई हुई है काफ़ी अच्छी है, दोनों में से किसी को भी तुम टेस्ट कर सकते हो। बच्चे मुझे एक बात कहते हैं कि भैया आप बड़ा एम्बिगुअस आंसर देते हो और ऐसे डिप्लोमेटिक्स आंसर दे देते हो, आप कोई एक नाम नहीं बताते। देखो टीचर ना सबको अलग अलग पसंद आते हैं, सबकी अलग अलग वेवलेंथ बैठती है अपने टीचर्स के साथ, तो मैं क्या कहता हूँ, ये मैंने तुम्हें 2 रिसोर्स बताया ना, 2 पे तो तुम्हें लिमिट कर दिया आउट ऑफ द वेरी 1000 रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल अक्रॉस यूट्यूब। अब इसमें बिना बस कुछ नहीं करो, 10-10 मिनट निकालो, टोटल 20 मिनट निकालो, 10 मिनट का लेक्चर इधर से देख के देखो, 10 मिनट का इधर से, ज़्यादा नहीं, वरना तो तुम घूमते फिरते रह जाओगे। आगे का 8 घंटा तुम्हें समझ आएगा कि नहीं, ये पहले 10 मिनट में तुम्हें पता चल जाता है, उससे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखो, जिसके साथ तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बैठ रही है उनसे पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए NCERT की बैक एक्सरसाइजेस से शुरू करो, बहुत बढ़िया, जैसा मैंने तुम्हें बताया था। उसके बाद MS चौहान सर की किताब बहुत बढ़िया है, MS चौहान सर की किताब में अच्छे खासे सवाल है, JEE मेंस और एडवांस लेवल के रिलेवेंट भी है। विनीत खत्री सर ATB स्टार कोटा में पढ़ाते हैं, इनकी एक किताब मैंने ली थी अपने समय पे एक्चुअली, तो मैंने वो किताब सॉल्व की हुई है। इसमें एक ड्रॉबैक है कि इसमें आंसर्स वगैरह के लिए ना इनकी तुम्हें सॉल्यूशंस के लिए साइट पे जाना पड़ता है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत है। अदरवाइज एक किताब में सवाल बहुत ही ऑप्टिमम लेवल के हैं, तो इसको देख लेना। अगर जौन सी भी तुम्हें MS चौहान है तो वो बढ़िया है, नहीं तो इनकी सर किताब भी बहुत बढ़िया है। बाकी आशा करता हूँ कि जो सारे पॉइंट्स बताए वीडियो में तुम उनको फॉलो करोगे, थोड़ा बहुत अपने एंड से पढ़ाई पे खासा ध्यान दोगे। ऑर्गेनिक की इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन मत करना। रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स, GOC में लॉजिक लगा के जितना पढ़ते जाओगे कि अच्छा फ्री रेडिकल यहाँ पे स्टेबल क्यों है, कार्बोकेटाइन कैसे यहाँ अनस्टेबल है, कार्बन आयन कैसे ज़्यादा वहाँ स्टेबल है, इस तरीके के जितना ज़्यादा तुम लॉजिक लगा के पढ़ते जाओगे ऑर्गेनिक उतनी ही ज़्यादा समझ आएगी, और उस लॉजिक के बाद उस लॉजिक को अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन और प्रैक्टिस करोगे तो 4 चांद लग जाएंगे तुम्हारी प्रिपरेशन को, ठीक है। बाकी और भी कोई दिक्कत वगैरह हो तो तुम डाउट्स में कमेंट्स में डाउट्स पूछ ही सकते हो। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।